हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HG स्टडी वर्क्स। इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो बहुत ही व्याख्या के साथ बताए गए हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से जो वीडियो है रेगुलर रहेंगे। कई दिनों से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, इस वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो अब से आज से सारे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा। आप वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बातें बहुत हो गई, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, और नोट करना चाहते हैं तो पॉइंट को नोट भी करते जाइएगा। ऑप्शंस के साथ साथ हम आपको डिटेल भी बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। ए ऑप्शन है वैद्युत संयोजक, बी ऑप्शन है सह संयोजक, सी ऑप्शन है उपसह संयोजक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयनों से बने और यौगिक का जो सामान्य नाम होता है वो होता है वैद्युत संयोजक। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें बात करें सहसंयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड की, तो वो क्या होते हैं बी ऑप्शन में जो कहा गया है, तो वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक? वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनते हैं सहसंयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपसह संयोजक। तो ये क्या होता है? उपसह संयोजी यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। तो उपसह संयोजी यौगिक जो होते हैं लिक्विड, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेज में जो पाए जाते हैं वो होते हैं उपसह संयोजी यौगिक। फिर बात आती है कि परमाणु या ग्राही परमाणु क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ग्राही या एक्सेप्टर एटम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन में जितनी भी ऑप्शंस थे उनसे संबंधित जो जानकारी थी वो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और नहीं नोट करना है तो आप ध्यान से देखिए। वीडियो भी अगर आप 2 बार देख लेंगे, एक बार देखिए फिर एक बार आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा। यूट्यूब में फंक्शन होता है स्पीड को मेंटेन करने का, वहाँ से देखेंगे तब भी आपका वीडियो देखने से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। ए ऑप्शन है धनाविष्ट आयनों के बीच, बी ऑप्शन है ऋणाविष्ट आयनों के बीच, सी ऑप्शन है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। विद्युत संयोजक बंध विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है। विपरीत आविष्ट आयनों के बीच कौन सा बंध बनता है? विद्युत संयोजक बंध बनता है। धनायन या ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप बना आबंध विद्युत संयोजक आबंध कहलाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत संयोजक आबंध किसे कहते हैं, तो धनायन या नेगेटिव या पॉजिटिव आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप बना आबंध विद्युत संयोजक आबंध कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर बना कभी आयन किसे कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। एक परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से प्राप्त होता है। कभी क्वेश्चन आपके लिए बन जाए कि धनावेशित आयन क्या होता है, तो धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। यह एक परमाणु या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से प्राप्त होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो या ग्रहण करेगा तो क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, इस तरह से। तो किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे आपको डिपेंड करना होगा। जैसे अगर हम नोट करेंगे तो सोडियम की बात करेंगे तो इस पे धनायन आएगा। अगर कार्बन की बात करेंगे तो 2+ आयन आएगा।
क्लोरीन की बात करेंगे तो नेगेटिव आयन आएगा, पोटेशियम की बात करेंगे तो पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयनिक बंध बनता है तब। तो ए ऑप्शन है संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सी ऑप्शन है एक धातु का तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। डी ऑप्शन है दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि एक आयनिक बंध बनता है, मतलब कि जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो कब बनता है। तो आयनिक बॉन्ड जो है आपका, जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो एक आयनिक बॉन्ड बनता है। जब एक धातु तत्व का मतलब जो एक धातु तत्व है उसका संयोग अधातु तत्व से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इससे जो करेक्ट है वो है आपका डी ऑप्शन। दो धातु तत्व जो हैं परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब बात बनती है आपकी और ऑप्शंस में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, आयनिक बॉन्ड जो शो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, NaCl, CaCl2, VeCl2, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो वो भी सुनिएगा। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है जो बहुत प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो होता है आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम होता है और ये बहुत प्रबल अपचायक होता है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लौह चूर डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, गर्म करेंगे अगर किसी आयरन को तो वो जलेगा, दहन का मतलब जलना, तो वो जलता नहीं, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण मतलब जो लोहे का चूर्ण होता है उसे डालेंगे तो वह तेज़ी से जलने लगेगा। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अगर सोडियम Na और K की बात करें, अगर सोडियम पोटेशियम की बात करें, इन दो धातुओं को छोड़कर सबका घनत्व जो है हाई होता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों के निम्न गुण होते हैं, जैसे यहाँ आयनिक बॉन्ड की बात करी गई है तो आयनिक कंपाउंड के गुणों के बारे में भी बताते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका जो उच्च द्रवणांक और क्वथनांक होता है, इनका उच्च द्रवणांक होता है एवं क्वथनांक होता है। इनके घनत्व उच्च लेवल के होते हैं। इनके उड़नशीलता निम्न होती है। ये जल में आयनीकृत हो जाते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं यही जो हैं जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। ये अदृश्य तथा अधिशात्मक होते हैं। इनकी अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं। तो एक क्वेश्चन में पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, इससे संबंधित दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है। ए ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है मीथेन। तो अभी जब हमने एग्जाम्पल्स आपको दिए थे तो उसमें सोडियम क्लोराइड बताया था, कैल्शियम क्लोराइड बताया था, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप से ख़त्म हो गए। अब बचा पोटेशियम नाइट्रेट और मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन का आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब इसमें पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो इनके बारे में भी पता होना आपको ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंधन सहसंयोजन बंधन कहलाता है, ये बात आपको पता है। KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, समुद्री जल में बहुत से लवण घुले रहते हैं जिनमें 75% NaCl होता है। कैल्शियम क्लोराइड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल और अल्कोहल में घुलनशील होता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन होता है? ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है CH4, सी ऑप्शन है CHCl2, डी ऑप्शन है NaVr। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। सोडियम ब्रोमाइड जो है इसमें सहसंयोजन बंधन होता है। तो NaVr में वैद्युत सहसंयोजन बंधन होता है। O2, CHCl2, Cl3 एंड CH4 में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध यौगिकों के जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ये बात आप समझिएगा। ये तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था में जो पाए जाते हैं वे कौन से होते हैं? वे होते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इनका निम्न द्रवणांक एवं क्वथनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है निम्न होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही स्लो होती हैं, धीमी होती हैं। ये दिशात्मक होते हैं। चूने का पत्थर या लाइमस्टोन गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज़ करता है। ठोस CO2 का प्रयोग आइसक्रीम आदि में किया जाता है। मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन गैस जो गोबर गैस प्लांट से भी निकलती है, मीथेन जानवरों की जुगाली में भी निकलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध जो है किसके कारण बनता है? तो इसका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की पूर्ण अंतरण, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के त्याग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के द्वारा होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं जटिल और धीमी होती हैं। सहसंयोजक बंध दृढ़ और दिशात्मक होते हैं, अतः सहसंयोजक अणुओं का आकृति विशिष्ट होती है। यौगिकों जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनते हैं सहसंयोजक या कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे कि H2CO3, PCl3, CH3COOH, CO2, HNO3, CH4, C2H2, HCH इत्यादि में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे हमने आपको उदाहरण बता दिए जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड पाया जाता है, जैसे कि H2CO3। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए, ऑप्शंस दिए जाएं कि निम्न में से किस में कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आप तुरंत से बता सकते हैं। PCl3, CH3COOH, HNO3, CH4, C2H2, HCHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है एसिटिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब ही होता है चतुष्फलकीय। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। अब इसमें अमोनिया दिया गया है, तो अमोनिया जो है हैवर विधि से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अमोनिया को किस विधि से प्राप्त करते हैं, या निम्न में से हैवर विधि किस में प्रयोग की जाती है, तो आप अमोनिया को याद रखेंगे। H2O, H2S की आकृति वी शेप्ड होती है। अब इसमें जल दिया गया है, तो H2O, H2S की आकृति जो है पूछी जाती है किस शेप्ड की होती है, तो वी शेप्ड होती है, वी शेप्ड होती है। ओके, NH3 NCl3 PX3 H3O आयन की आकृति त्रिकोणमितीय पिरामिडीय होती है। ठीक, तो NH3 NCl3 PX3 H3O प्लस आयन की आकृति त्रिकोणमितीय पिरामिडीय या ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो होता है CH4 CCl4 NH4 प्लस आयन SO4 2 नेगेटिव आयन की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है। तो इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप तुरंत से बता दीजिएगा कि इसमें चतुष्फलकीय आकृति होगी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि
ए ऑप्शन है ये कम क्रियाशील होते हैं। बी ऑप्शन है जल में इनका आयनन नहीं होता है। सी ऑप्शन है ये प्रायः जल में अविलेय होते हैं। डी ऑप्शन इनमें आंतरिक बल कमज़ोर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये कम क्रियाशील होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है निम्न होते हैं। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि ये कम रिएक्टेबल होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कमज़ोर होता है। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय हैं लेकिन अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलेय होते हैं। सहसंयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजक यौगिक की क्रिस्टल संरचना 3 प्रकार की होती है। अगर प्रथम प्रकार की बात करें तो इसमें इकाई अणु होते हैं जो वान-डेर वाल बंध से जुड़े होते हैं। ये आसानी से द्रवित या बाष्पित हो सकते हैं जैसे सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब कि PCl5। अब द्वितीय प्रकार की अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड में तो द्वितीय प्रकार होता है ये लेयर संरचना होती है जैसे कि ग्रेफाइट। तीसरे प्रकार की अगर बात करें तो इसमें क्रिस्टल के परमाणु अन्य परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं जैसे हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार की होती है? अभी क्वेश्चन पढ़ा तो बिल्कुल आपको याद होगा, चतुष्फलकीय प्रकार की होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति जो होती है चतुष्फलकीय प्रकार की होती है। अगर जल की आकृति पूछ ली जाए तो V आकृति जैसी मुड़ी हुई होती है। अमोनिया की आकृति पूछ ली जाए तो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है या त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। आयोडीन पेंटाक्लोराइड की अणु पूछी जाए तो वर्ग पिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? ए ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CCl4। CCl4 पहले तो ये याद रखिएगा। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है, ये तो हो गए क्वेश्चन से संबंधित। अब इसमें सोडियम क्लोराइड दिया गया, तो सोडियम क्लोराइड को अगर अन्य नाम से जानते हैं वो क्या है? साल्ट या नमक। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें या मैग्नीशियम फ्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। कैल्शियम क्लोराइड इस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन याद रखिएगा। CaCl2 ये प्रकृति में प्रस्वेदी तथा आर्द्रताग्राही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। ए ऑप्शन है क्षार धातुओं में, बी ऑप्शन है अक्रिय गैसों में, सी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातुओं से, हैलोजन से, डी ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अक्रिय गैसों में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रकृति होती है। यह प्रकार अक्रिय गैसों जैसा बहुत ही वैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अब क्षार धातुओं की बात करें तो क्षार धातु प्रथम वर्ग तत्व के जैसे Na क्षारीय मृदा धातुएं द्वितीय वर्ग तत्व के CaMg होते हैं। अक्रिय गैसें 18वें वर्ग का तत्व होती हैं जैसे कि हीलियम और नियोन। हैलोजन 17वां वर्ग का तत्व है जैसे FCl-Vr। यदि एक सामान्य लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से प्राप्त किया जाता है तो लवण क्षारीय कहलाता है। तो लवण क्षारीय कब कहलाते हैं? जब सामान्य लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक से प्राप्त किया जाता है। आइसक्रीम बनाने में सामान्यतः जिलेटिन मिलाया जाता है। यह कोलाइड को स्थायित्व देता है जो क्रिस्टलीकरण को रोकता है। क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुएं इनके क्लोराइड ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है मुक्त आयन, सी ऑप्शन है मुक्त अणु, डी ऑप्शन है सोडियम तथा क्लोरीन के अणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन मुक्त आयन। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होता है। इसे आप एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं, जैसे कि NaCl हमने लिया और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया तो ये किस तरह से डिवाइड हो जाएगा, Na आयन प्लस Cl आयन। ठीक है, तो इसमें जो मुक्त Na आयन तथा Cl आयन के कारण विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी कहा जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित किरणों जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसके अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है प्लैटिनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। अब इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी डिटेल आप सुनिएगा, याद देखिएगा। तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन से जलती है। मैग्नीशियम 700 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस से जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट या Mg3N2 बनाती है, जो हरे पीले पाउडर के समान रंग वाला होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये बात आप सभी को पता होगी अगर आपने 12th क्लास साइंस साइड से करी हुई है तो। ठीक है, कैल्शियम अम्लों और जल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है लेकिन क्षारकों के साथ नहीं देता है। प्लैटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं, यह वायु तथा अम्लों के प्रति अक्रिय होता है। प्लैटिनम जो है ब्लैक गोल्ड भी कहलाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन तो बताने का नहीं है, सभी को पता होगा। धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट कहलाता है या वॉशिंग सोडा इसे कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो ये ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। कास्टिक सोडा इसमें दिया गया है तो इसका फॉर्मूला NaOH होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है एवं कास्टिक पोटास की बात करें तो ये KOH इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारे फार्मूलाज याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही बेसिक है। और ये मत सोचिएगा कि छोटा क्वेश्चन है नहीं आएगा, कितना भी बड़ा एग्जाम हो क्वेश्चन छोटे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ए ऑप्शन है मैग्नेसाइट, बी ऑप्शन है डोलोमाइट, सी ऑप्शन है कार्नेलाइट और डी ऑप्शन है कैसीटेराइट। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः मैग्नेसाइट से किया जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मैग्नेसाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क और कौन कौन से हैं तो ये नोट कर लिएगा, ब्रूकाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कैसेराइट, कार्नेलाइट। प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? ब्रूकाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कैसेराइट, कार्नेलाइट। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो में बहुत ही टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सेकेंड इनिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कुछ आपकी ओपिनियन है या कुछ सजेशन है वे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।